ओके, सो अभी आगे वाला टॉपिक करते हैं, दैट इज़ द अडेप्टिव रेडिएशन के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे। तो जब अपने डार्विन भाई साहब जो हैं वो ऐसे ही अपने घूमने निकले हुए थे छुट्टियों पे, जो कि तुम लोग नीट के बाद जाने वाले हो, राइट। तो ये कहाँ पर गए हुए थे? अपने गैलापागोस आइलैंड्स के अंदर यहाँ पर गए हुए थे। उन्होंने वहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया? एक अमेजिंग डाइवर्सिटी को ऑब्जर्व किया। पर्टिकुलरली किसकी डाइवर्सिटी को? स्मॉल ब्लैक बर्ड्स, छोटे ब्लैक बर्ड्स थे जिनको बाद में जिनका नाम क्या रख दिया गया? अपने डार्विन भाई साहब ने इनके ऊपर काम किया था तो डार्विन फिंचेस इनका नाम रख दिया गया हम लोगों के पास यहाँ पर। तो ये क्या थे? ये हम लोगों के पास यहाँ पर जो डार्विन फिंचेस हैं उनकी क्या थी? अलग अलग तरीके की वेराइटीज थी बीक्स की डार्विन फिंचेस के अंदर, ठीक है। सो जितनी भी वेराइटीज अपने को उस आइलैंड के ऊपर, काफी सारी वेराइटीज गैलापागोस आइलैंड्स के ऊपर थी, उसमें से पर्टिकुलरली डार्विन ने किसके बारे में बात करी? वहां पर डार्विन फिंचेस के बारे में उसने पर्टिकुलरली बात करी। और उन्होंने क्या बोला कि काफी ज्यादा वेराइटी जो है वो वहां पर एग्जिस्ट करती है। फ्रॉम द ओरिजिनल सीड ईटिंग फीचर्स टू अदर फॉर्म्स लाइक जिनकी अल्टर्ड बीट्स जो बीक्स हैं हम लोग के पास, वो वहां पर उनको मिली, राइट, इनेबलिंग देम टू बिकम इंसेक्टिवोरस। तो अपने पास यहाँ पर क्या है? जिसको अपना सीड खाना है उसकी बीक अलग टाइप की होगी, जिसको अपना इंसेक्टिवोरस बनना है उसकी बीक अलग टाइप की होगी। तो काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन उनको डार्विन भाई साहब को वहाँ पर देखने को मिली। मतलब लिटरली रेडिएटिंग टू अदर एरियाज ऑफ ज्योग्राफी हैड हम लोग के पास जो इवोल्यूशन का फिनोमिना है डिफरेंट स्पीसीज का एक गिवन ज्योग्राफिकल एरिया में, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और दूसरे एरियाज तक क्या करता है? रेडिएट करता है। तो अपने पास क्या हो गया? ये रेडिएट कर रहा है, रेडिएशंस यहाँ पर निकल रही हैं अपने आप को अडेप्ट करके। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अडेप्टिव रेडिएशन। आप बोलोगे इसका एग्जांपल देके दिखाना। मैं कहूँगी ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। जो हम लोग के पास नंबर ऑफ मार्सुपियल्स यहाँ पर है, ईच डिफरेंट, हर एक दूसरे से अलग होता है, अपने एंसेस्ट्रल जो स्टॉक उनका है उनसे अलग होता है, बट विद इन द ऑस्ट्रेलियन आइलैंड ऑफ द कॉन्टिनेंट, ठीक है। अब हम लोग more than one adaptive radiation appear to have occurred in a geographical isolated geographical area के अंदर एक से ज़्यादा adaptive radiation यहाँ पर देखने को मिलती है। ये हमको मिलता कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलता है। और मार्सुपियल रेडिएशन, ये देखो adaptive radiation अपने पास ये है। अडेप्ट इसने काफ़ी सारे तरीकों से किया है। ये adaptive radiation यहाँ पर हम लोग के पास है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हम लोगों के पास है, कन्वर्ज कर रहा है। ये इतनी सारी वेरिएशंस अपने पास हैं, ये सारी की सारी मार्सुपियल अडेप्टेशन अपने पास है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का ये टाइप हो गया। प्लेसेंटल मैमल्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो भी हम लोग के क्या करते हैं? अडेप्टिव रेडिएशन दिखाते हैं। क्यों? इस तरीके के जो हम लोग के पास है सिमिलर होते हैं, अपीयर्स टू बी सिमिलर कॉरस्पॉन्डिंग टू द मार्सुपियल से सिमिलर होते हैं। प्लेसेंटल वुल्फ, टैस्मेनियन वुल्फ, मार्सुपियल। तो ये क्या शो कर रहे हैं हम लोगों के पास? ये हम लोगों के पास यहाँ पर अडेप्टिव रेडिएशन शो कर रहे हैं। तो अडेप्टिव रेडिएशन अपने पास क्या है? हम लोगों का डार्विन जो भाई साहब थे वो गैलापागोस आइलैंड्स में घूमने गए। वहाँ पर उन्होंने डार्विन काफ़ी ज़्यादा फिंचेस की वैरायटीज़ उन्होंने देखी। डार्विन फिंचेस जिनको बोला गया, कुछ सीड ईटिंग थे, कुछ इंसेक्टिवोरस थे, उनके बेसिस पर उनकी जो बीक्स थी वो अलग अलग टाइप की वहाँ पर थी। एडेप्टिव रेडिएशन अपने पास क्या होता है? रेडिएट हम कर रहे हैं एक एवोल्यूशन की वो प्रोसेस जिसके अंदर डिफरेंट स्पीसीज एक गिवन ज्योग्राफिकल एरिया में एक पॉइंट से स्टार्ट होती हैं और लिटरली रेडिएट करती हैं टू एरियाज ऑफ अदर ज्योग्राफी, एंड दैट इज टर्म्ड एज व्हाट? दैट इज टर्म्ड एज अडेप्टिव रेडिएशन। इसको हम लोग अडेप्टिव रेडिएशन कहेंगे। इसको एक बार थोड़ा बहुत पढ़ लेना ध्यान से, याद हो जाएगा तुम लोगों को। उसके बाद अपने पास आता है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। बायोलॉजी के अंदर किस तरीके से इवोल्यूशन अपने पास यहाँ पर हुई? दैट वाज बाय द नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन की वजह से अपने पास यहाँ पर हुई। ट्रू सेंस में अगर हम लोग बात करें, व्हेन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, जब जिनके डिफरेंसेस हम लोग के पास यहाँ पर होते हैं मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी के अंदर, वो ओरिजिनेट हुए। मतलब जो ऐसे सेल जो जिनके अंदर क्या है? मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी जो उनकी है वो डिफरेंट है। कोई कुछ कर सकता है, कोई कुछ कर सकता है, तो कोई उसमें से आगे सेलेक्ट हो जाएगा, कोई उसमें से आगे सेलेक्ट नहीं हो पाएगा। तो वही हम लोग के पास यहाँ पर क्या होगा? नेचुरल सिलेक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल अपने पास मान लो क्या है, 3 तरीके के बच्चे हैं, ठीक है। तुम्हें किसी पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन के अंदर तुम्हें उनको पार्टिसिपेट करवाना है। तो कोई मान लो अपने एक मतलब स्पीच का कॉम्पिटिशन है, तो एक तो बहुत अच्छी स्पीच लिख सकता है लेकिन उसको बोलना उतना अच्छा नहीं आता। दूसरा है उसको बोलना अच्छा आता है बट वो
वो स्पीच ऐसे ही बेकार सी लिखता है। और तीसरा अपने पास क्या है, तीसरे को लिखना भी अच्छा आता है और बोलना भी अच्छा यहाँ पर आता है। तो अब पहली बात तो वैरायटी अपने पास है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, किसी भी पर्टिकुलर स्पीच कॉम्पिटिशन में उनको लेके जाना है तो उसमें से किसी एक को जो बेस्ट होगा उसको उठा लेंगे। और अपन क्यों ऐसा कर पाए, क्यों ऐसा नेचुरल सिलेक्शन कर पाए, क्योंकि वैरायटीज अपने पास प्रेजेंट थी। अगर अपने पास वैरायटीज प्रेजेंट ही नहीं होती, डिफरेंट फॉर्म्स प्रेजेंट ही नहीं होते, तो हम लोग उनमें से एक को कैसे चुनते, नहीं चुन पाते अपन यहाँ पर। तो इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन इन अ ट्रू सेंस वुड हैव स्टार्टेड व्हेन सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ विद डिफरेंसेस इन मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी हम लोगों के पास यहाँ पर अर्थ पर ओरिजिनेट हुई। तो अपने जो डार्विन भाई साहब थे उन्होंने बोला कि नेचुरल सिलेक्शन यहाँ पर होता है, ठीक है जी। न्यू फॉर्म्स इज लिंक टू द लाइफ साइकिल ऑफ लाइफ स्पैन। अब यहाँ पर क्या है हम लोगों के पास, जैसे क्या हो गया, अपने जो माइक्रोब्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं बहुत जल्दी, ठीक है, और मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स बन जाते हैं विद इन आवर्स। जो बैक्टीरिया की कॉलोनी अपने पास है वो मिनटों में अपना क्या कर लेती है, जो भी वहाँ पर आपका क्या होगा, एक फीड कॉम्पिटेंट आपने वहाँ पर रख दिया, उसको मिनटों में क्या कर लेगी, यूटिलाइज कर लेगी। इतनी एबिलिटी उनके अंदर होती है। अगर मीडियम वहाँ पर कंपोजिशन का चेंज कर दोगे, उसकी वजह से अपने पास क्या होगा, जो पॉपुलेशन दूसरी पॉपुलेशन है कैन सर्वाइव अंडर द न्यू कंडीशन। अपने पास यहाँ पर क्या था, फॉर एग्जांपल ये खाना था, यहाँ पर पहली पॉपुलेशन रह रही थी जिस पॉपुलेशन का नाम रख दिया आपने ए, और जो मिनटों में इसको सारा सफाया कर दे रही थी। उसके बाद आपने क्या कर दिया, इस खाने को यहाँ पर चेंज कर दिया। अब अपने पास जो दूसरी पॉपुलेशन यहाँ पर रहेगी दैट इज पॉपुलेशन बी, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर पॉपुलेशन बी आपने रख दिया। तो अब जो बी क्यों रखा इसका नाम, क्योंकि नई कंडीशन यहां पर आई है और अब जो सरवाइव कर पाएगा वो क्या होगा, वो अपने पास पॉपुलेशन बी यहां पर होगा। नई कंडीशंस में सरवाइव करने वाला पॉपुलेशन बी अपने पास होगा, राइट। तो पॉपुलेशन बी नई कंडीशन में दैट कैन सरवाइव अंडर द न्यू कंडीशंस, न्यू कंडीशन में जो सरवाइव कर सकता है। तो जैसे जैसे टाइम अपना बीता, वेरिएंट पॉपुलेशन आउटग्रोज द अदर एंड अपीयर्स एज न्यू स्पीसीज, न्यू स्पीसीज के रूप में अपीयर होना स्टार्ट हो गई वेरिएंट वो पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल तुम्हारे स्कूल में पहले शरीफ बच्चे हुआ करते थे, पॉपुलेशन ए, फिर क्या हुआ तुम्हारी क्लास में मान लो फिर आ गई एक सुंदर कन्या तुम्हारी क्लास में आ गई। तो अब क्या हुआ, अब तुम लोगों की क्लास में जो बैक बेंचर्स होते थे वो उस सुंदरी के पास में बैठने के लिए फर्स्ट बेंच पर आकर बैठना स्टार्ट कर दिया। तो अब क्या होगा, अब वो हमेशा फर्स्ट बेंच पर बैठना अगर स्टार्ट कर देंगे तो एक तरीके से नई पॉपुलेशन आ जाएगी। अब बैक बेंचर टॉपर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। थे तो वो बैक बेंचर्स, लेकिन अब उन्हें पढ़ना स्टार्ट कर दिया क्योंकि उनको प्रूव करना है ना अपने आप को। तो अब क्या होगा, अब तुम्हारी क्लास में एक नई वेराइटी यहाँ पर आ जाएगी, बैक बेंचर टॉपर्स हम लोग के पास यहाँ पर आ गया। हालांकि ये क्या लेती है, टाइम तो लेगी काफ़ी, ठीक है। एक ऐसे ही थोड़ी ना कोई लड़की उन लोगों को पसंद आ जाएगी, वो भी प्रो है एकदम, राइट। सो अपने पास वेरिएंट पॉपुलेशन आउटग्रोज द अदर, नई स्पीसीज अपने पास बन जाएगी। कुछ दिनों का काम नहीं होता ये मिलियंस ऑफ ईयर्स अपने पास यहाँ पर लेता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि नई कंडीशंस जब आई, नई कंडीशंस में फिटनेस ऑफ बी इज बेटर देन फिटनेस ऑफ ए। इसका मतलब फिटनेस के बेसिस पर पॉपुलेशन बी को नेचुरली सेलेक्ट कर लिया गया। फिटनेस के बेसिस पर पॉपुलेशन बी को नेचुरली सेलेक्ट हम लोगों ने कर लिया। तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन क्या बोलती है, जब भी हम लोग मीडियम कंपोजिशन के अंदर चेंज करेंगे तो दैट वुड ब्रिंग आउट ओनली दैट पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, सिर्फ वही पॉपुलेशन हम लोगों की बचेगी जो कि नई कंडीशन में जिंदा रह सकती है, ठीक है जी। सो नेचुरल सेलेक्ट, नेचर सेलेक्ट फॉर द फिटनेस, जो ज़्यादा फिट होगा, जो ज़्यादा यहाँ पर होगा वही हम लोगों के पास यहाँ पर कर पाएगा। सो फिटनेस इज बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर इनहेरिटेड, इज द एंड रिजल्ट ऑफ एबिलिटी टू अडेप्ट एंड सेलेक्ट बाय नेचर। ये अपने पास वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन यहाँ पर बात करी थी। अडेप्टिव इवोल्यूशन के बाद ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का जो एग्जाम्पल के बारे में बात करी थी, डिफरेंट हैबिटेट्स के अंदर, डिफरेंट हैबिटेट्स ये और ये क्या है, अडेप्टिव रेडिएशन, ये क्या है, अडेप्टिव रेडिएशन, ये क्या है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। ओके जी,
ठीक है, तो जेनेटिक बेसिस फॉर गेटिंग सेलेक्टेड एंड टू इवॉल्व, जेनेटिक बेसिस अपने पास यहाँ पर होता है। ऑर्गेनिजम्स आर बेटर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन अदरवाइज हॉस्टाइल एनवायरमेंट। अडेप्टिव एबिलिटी इज इनहेरिटेड, जिस बेसिस पर अडेप्ट करेंगे वो इनहेरिट होती है। अब ऐसा नहीं है कि एक बार बैक बेंचर्स आगे बैठना स्टार्ट कर दिया उसके बाद फिर अगली जनरेशन के बैक बेंचर्स पीछे बैठना स्टार्ट कर देंगे, नहीं, वो चीज़ इनहेरिट हम लोग के पास यहाँ पर हो जाएगी। एंड फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ एबिलिटी टू अडेप्ट एंड सेलेक्टेड बाय nature. तो ब्रांचिंग, डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन, दीज आर द टू की कॉन्सेप्ट्स ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो अपने डार्विन भाई साहब ने क्या दिया? ब्रांचिंग, डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन, ये दो अपने पास यहाँ पर उन्होंने दिया। चलो जी, उसके बाद डार्विन से पहले अपने एक और भाई आए थे, फ्रेंच नेचुरलिस्ट लेमार्क आए थे। उन्होंने क्या बोला था कि इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स अकर्ड बट ड्रिवन बाय यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन्स। डार्विन भाई साहब ने तो नेचुरल सिलेक्शन दिया, उससे पहले अपने पास लेमार्क भाई साहब भी थे, और लेमार्क ने क्या बोला था कि अगर ऑर्गन का यूज करोगे, डिसयूज करोगे, इवोल्यूशन उसके ऊपर भी बेस्ड है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं हमारा जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, अब हम लोग पेड़ पौधे पत्ते नहीं खाते, तो अब इस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की जरूरत अपने को है ही नहीं, इसीलिए ये क्या हो गई? वेस्टिजियल हम लोग के पास हो गई। अब इसका यूज नहीं है, हम लोग इवॉल्व यहाँ पर कर गए, तो क्योंकि इसका यूज नहीं हो पा रहा था। अगर किसी चीज का, पर्टिकुलर चीज का, फॉर एग्जांपल ब्रेन का आज की जनरेशन बहुत ज्यादा यूज कर रही है, तो ब्रेन और क्या होता जा रहा है? इवॉल्व होता जा रहा है। ब्रेन और क्या होता जा रहा है? बेटर होता जा रहा है। अपने लेमार्क भाई साहब ने क्या एग्जाम्पल दिया? उन्होंने दिया कि जो जिराफ अपने पास हैं, वो क्या करते थे? पहले तो उनकी गर्दन छोटी हुआ करती थी, फिर वो बड़े बड़े पेड़ों पे खाना खाने के लिए ऊपर ऐसे कर करके खाना खाने के लिए बेचारे कोशिश करते थे। उनकी वजह से उसकी गर्दनें क्या हो गई? लंबी हो गई, और धीरे धीरे उनकी गर्दनें जो हैं वो लंबी होनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, लेकिन इसको कोई ज़्यादा आजकल बिलीव नहीं करता। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन इज़ द थिंक, नॉट दिस कि आज मैं हाथ ऐसे करना स्टार्ट कर दूँ तो मेरे बच्चों के हाथ लंबे लंबे हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता भाई, क्योंकि ऐसे चलो मैंने ऐसे करके मैं लंबी हो भी गई, खींच के मैं लंबी हो भी गई, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी वो मेरे जीन्स में आ गई वो चीज़ें। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की, मैंने अपनी हड्डियों को खींच ऐसे कर दिया। मान लो मैंने दवाई ले ली, ठीक है, लंबे होने के लिए मैंने दवाई ले ली, अब लंबे होने के लिए मैं तो लंबी हो गई, लेकिन उसका मतलब ये नहीं ना कि मेरे भी बच्चे लंबे हो गए। ठीक है, क्योंकि वो मेरे जीन्स में नहीं गई वो चीज़, राइट? यप, ठीक है जी। सो इवोल्यूशन इज़ अ प्रोसेस और अ रिजल्ट ऑफ प्रोसेस, इसमें अभी कन्फ्यूजन है। एक प्रोसेस है इवोल्यूशन, या कोई प्रोसेस हुई उसका रिजल्ट हमें मिला कि हाँ ये चीज़ इवॉल्व हो गई, तो इज़ इट अ प्रोसेस और अ रिजल्ट ऑफ प्रोसेस? कन्फ्यूजिंग ना, राइट? ओके, सो हम लोगों को क्या दिखता है? हम लोगों को इज द ओनली सक्सेस स्टोरीज ऑफ इवोल्यूशन। व्हेन वी डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ दिस वर्ल्ड, वी डिस्क्राइब इवोल्यूशन एज अ प्रोसेस। जब हम वर्ल्ड को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, वर्ल्ड ऐसा चेंज हुआ, तो एक प्रोसेस साथ में चल रही थी। कौन सी प्रोसेस? इवोल्यूशन। तो जब वर्ल्ड को डिस्क्राइब करते हैं तो इसको एक प्रोसेस मानते हैं। जब हम लोग लाइफ की स्टोरी अर्थ के ऊपर डिस्क्राइब करते हैं, तब हम लोग उसको क्या मानते हैं? इवोल्यूशन नेचुरल सिलेक्शन की वजह से हुआ है। तो दो चीज़ें अपने पास हैं, रिजल्ट ऑफ प्रोसेस, ये खुद एक प्रोसेस है या कोई और प्रोसेस हुई है उसका रिजल्ट है। अगर हम लोग वर्ल्ड कैसे डेवलप हुआ तो साथ में इवोल्यूशन होती रही, तो ये उस टाइम पर हम इसको प्रोसेस मानते हैं। लेकिन अगर हम माने अपनी अर्थ के ऊपर जो स्टोरी है लाइफ की, अर्थ की, उसको डिस्क्राइब करें, तो हम कहते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन एक प्रोसेस हुई जिसकी वजह से इवोल्यूशन हुआ। तो अभी भी कंफ्यूजन है अपने को कि ये खुद एक प्रोसेस है या ये एक प्रोसेस का कोई रिजल्ट है। वेदर टू रिगार्ड इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन एज प्रोसेसेस और एंड रिजल्ट ऑफ अननोन प्रोसेसेस, वो नहीं पता है, राइट? तो अपने पास यहाँ पर हम लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता कि वो प्रोसेस है या किसी एंड ऑफ प्रोसेस है, उस चीज़ के बारे में नहीं पता। चलो, उसके बाद अपने जो थॉमस माल्थस भाई साहब थे, उन्होंने क्या किया? ऑन पॉपुलेशंस, डार्विन भाई साहब से बड़े इंस्पायर हुए, वो बहुत इंस्पायर हुए, उन्होंने काम करना स्टार्ट करा। तो उन्होंने क्या कहा? नेचुरल सिलेक्शन कुछ सर्टेन ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बेस्ड है जो असल में सच में फैक्चुअल हैं, फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड हैं, डाटाज के ऊपर बेस्ड है, फैक्चुअल हैं ये बिल्कुल। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं हम लोगों के पास, वो क्या होते हैं? अगर जैसे फॉर एग्जांपल नेचुरल रिसोर्सेज अपने पास लिमिटेड हो, फॉर एग्जांपल आपके घर में आपकी मम्मा ने चावल बनाए, ठीक है,
तो इसका मतलब आपके घर में चावल जो है वो नेचुरल रिसोर्स है, वो क्या है, लिमिटेड है, ठीक है, ओके जी, ओके। तो इसी तरीके से मान लो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चावल आपके घर के वो लिमिटेड है, तो पॉपुलेशंस आर स्टेबल इन साइज एक्सेप्ट फॉर सीजनल फ्लक्चुएशंस। जो पॉपुलेशन के मेंबर्स हैं वो कैरेक्टरिस्टिक में वेरी करते हैं इवन दो दे लुक सुपरफिशियली सिमिलर। अब तुम सब भाई बहन सुपरफिशियली सिमिलर दिखते हो, सबका नाक, सबका मुंह, सबके कान, सब सुपरफिशियली सिमिलर दिखते हो, लेकिन वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स में एक जंगली बिल्ली होती है, एक शरीफ सा बच्चा होता है, ठीक है, तो वैसे वेरी करते हो। और मोस्ट ऑफ द वेरिएशंस क्या हुई हैं, मैं पापा जैसी दिखती हूँ, मैं मम्मा जैसी हूँ, मेरा नेचर पापा पे गया है, इनहेरिटेड होती है अपने पास, राइट। तो द फैक्ट दैट थ्योरेटिकली पॉपुलेशन साइज विल ग्रो एक्सपोनेंशियली इफ एवरीबडी रिप्रोड्यूस मैक्सिमली, ये चीज़ आपके पास यहाँ पर हम लोग इकोलॉजी में भी करते हैं। अगर हर कोई मैक्सिमली ग्रो कर रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे पूरा मस्त खाना मिला तो मैं भी मस्त मोटी हो जाऊंगी, ठीक है, तुम्हारे भाई को भी मस्त खाना मिला, पूरे मतलब अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जितना जो करना है करो। यहाँ पे रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हर कोई अगर मैक्सिमली रिप्रोड्यूस कर रहा है, कब कर पाएगा, जब उनको पूरे रिसोर्सेज प्रॉपर्ली वहाँ पर मिल रहे होंगे, तो उस टाइम पर कैसी ग्रोथ होगी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अपने पास यहाँ पर होगी। और द पॉपुलेशन साइजेस जबकि क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, लिमिटेड होते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि रिसोर्सेज भी लिमिटेड होते हैं, उनके लिए कंपटीशन भी अपने पास यहाँ पर होता है। तो ऐसा थोड़ी ना बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड रिसोर्सेज अपने पास यहाँ पर प्रेजेंट है। तो कुछ नहीं, थॉमस माल्थियस भाई साहब ने क्या बताया कि अपने पास अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, वही वाले ग्राफ जो इकोलॉजी में एक्सप्लेन करते हैं, लॉग एक्सपोनेंशियल वाला ग्राफ हो गया अपने पास, दूसरा अपने पास लिमिटेड वाला ग्राफ वहाँ पर हो गया, पॉपुलेशन का साइज जो होता है वो लिमिटेड होता है। इन दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन किया। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला डार्विन भाई साहब से इन्फ्लुएंस होके इन्होंने बोला हम लोगों के पास यहाँ पर कि अगर अपने पास यहाँ पर मैक्सिमली ग्रो करने दिया जाए तो हर कोई क्या करेगा, मैक्सिमली रिप्रोड्यूस करेगा, राइट, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। जबकि ऐसा नहीं होता है, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो ग्रोथ भी क्या होगी, लिमिटेड ही होगी। तो अपने पास डार्विन भाई साहब ने क्या कहा कि वेरिएशंस जो होती हैं विच आर हेरिटेबल एंड विच मेक यूटिलाइजेशन बेटर फॉर फ्यू विल अनेबल ओनली दोज टू रिप्रोड्यूस एंड लिव प्रोजेनी। तो अपने डार्विन भाई साहब ने बोला कि जिनके अंदर वेरिएशंस हेरिटेबल हो, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में अपना पास कर सके, एंड यूटिलाइजेशन, रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन को प्रॉपर कर दे। पहले अपने पास डार्विन ने क्या दिया, अपने डार्विन ने कहा कि जो बेटर क्या कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, वो क्या होगा, वो नेचुरली सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अपने थॉमस भाई साहब आए, उन्होंने बोला कि रिसोर्सेज के ऊपर भी चीजें डिपेंड करती हैं। अगर रिसोर्सेज ही प्रेजेंट नहीं होंगे, खाना ही प्रेजेंट नहीं होगा, तो अपनी वो चीज बनेगी ही नहीं। तो फिर डार्विन भाई साहब ने क्या कहा, ठीक है, दोनों चीजों को कंबाइन कर देते हैं कि एक ऐसा इंसान जो रिप्रोड्यूस अपना ज्यादा कर सके, और दूसरा रिप्रोड्यूस करने का मतलब यहाँ पर अपनी प्रोजेनी से दूसरी प्रोजेनी में चीज़ों को पास कर सके, हेरिटेबल चीज़ें वहाँ पर हो उसके अंदर, और दूसरा रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सके, तो वो क्या होगा, वो ज़्यादा नेचुरली सेलेक्ट अपने पास यहाँ पर हो जाएगा, ज़्यादा प्रोजेनी उसकी होंगी, जिसकी जितनी ज़्यादा प्रोजेनी उसकी उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन, मतलब दूसरी कम होती जाएंगी और नई फॉर्म जो है वो क्या होती जाएंगी, अराइज होती जाएंगी। सीधे सीधे शब्दों में डार्विन ने क्या दिया, सबसे पहले डार्विन ने कहा कि अपना चीज़ें जो है वो हेरिटेबल होनी चाहिए, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास करनी चाहिए। फिर अपने थॉमस भाई साहब आए, थॉमस भाई साहब ने कहा कि रिसोर्सेज से भी फ़र्क पड़ता है सर, रिसोर्सेज भी तो अगर लिमिटेड नहीं होंगे, जो इंसान अच्छे से अपने रिसोर्सेज को यूज़ ही नहीं कर पाता। फॉर एग्जांपल, एक घर में तुम्हारे दादा दादी जो थे वो बहुत अच्छे लोग थे, उन्होंने उनके कैरेक्टर्स तुम्हारे पापा के अंदर आ गए, ठीक है, उन्हीं के कैरेक्टर्स मतलब तुम्हारे दादा दादी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, तो तुम्हारे पापा के अंदर भी उनके कैरेक्टर्स आ गए, क्योंकि तुम्हारे पापा मम्मा भी बहुत इंटेलिजेंट। अब उसके बाद उनके कैरेक्टर्स तुम्हारे अंदर भी आ गए, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो तुम्हारी फैमिली सबसे अच्छी रहेगी, तुम्हारी फैमिली नेचुरली सेलेक्ट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम आएगी तो भी, क्योंकि तुम्हारे जो कैरेक्टर्स हैं वो यूं के यूं हेरिटेबल हैं, पास होते जा रहे हैं, सब इंटेलिजेंट होते जा रहे हो। लेकिन जो थर्ड जनरेशन आई, तुम्हारी वाली जनरेशन, तुम इंटेलिजेंट तो बहुत हो, पैसा तो बहुत कमा रहे हो, लेकिन बहुत बर्बाद कर रहे हो, रिसोर्सेज को ढंग से यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, तो भी तुम क्या हो जाओगे, तो भी तुम बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। तो डार्विन भाई साहब ने फिर थॉमस का और डार्विन दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन यहाँ पे अपने पास कर दिया। तो
थॉमस माल्थियस ने पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस डार्विन यहाँ पर उन्होंने बात करी। उन्होंने क्या कहा, नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड पॉपुलेशन के अंदर आर स्टेबल इन साइज एक्सेप्ट फॉर सीजनल फ्लक्चुएशंस। इवन दो अगर हम लोग सुपरफिशियली देखें तो वेरिएशन जो होती है वो इनहेरिटेड होती हैं, हेरिटेबल अपने पास हो और जो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन बेटर करते हों उनके ही प्रोजेनी जो है अपने पास यहाँ पर वही रिप्रोड्यूस करेंगे, उनकी ही प्रोजेनी अपने पास यहाँ पर क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसके बाद अपने पास आता है मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का क्या मैकेनिज्म रहा, तो डार्विन ईदर इग्नोर्ड दीज ऑब्जर्वेशंस और केप्ट साइलेंस। अब डार्विन भाई साहब ने पता नहीं ये जो चीज़ें अब हम बात करेंगे, या तो इनको उन्होंने ऑब्जर्व ही नहीं किया या फिर बताया नहीं उन्होंने, लेकिन अपने जो ह्यूगो डी वेराइज थे अपने वर्क के बेसिस पर उन्होंने किसके ऊपर वर्क किया, इवनिंग प्राइम रोज के ऊपर। इवनिंग में वो प्राइम अपना काम करते थे, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि म्यूटेशंस होती हैं। म्यूटेशंस मतलब पापा तो इतने शरीफ थे, एकदम से बेटा इतना बिगड़ा हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है। म्यूटेशंस एकदम लार्ज डिफरेंसेस सडनली जो अराइज होते हैं पॉपुलेशन के अंदर, लार्ज डिफरेंसेस, वो क्या होंगे, म्यूटेशन अपने पास यहाँ पर होंगे। और म्यूटेशन भी इवोल्यूशन लेकर आ सकते हैं। पापा, इसके पापा मम्मा तो बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं है, ये पता नहीं किस पे हो रहा है, इतना इंटेलिजेंट दिमाग किसका है, तो क्या हो गया, म्यूटेशन यहाँ पर हो गया, जिसकी वजह से इवोल्यूशन भी हो सकता है अपने पास यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, सो डार्विन टॉक्ड म्यूटेशंस आर रैंडम एंड डायरेक्शनलेस। अब ये डायरेक्शनलेस ही है, पापा से थोड़ा सा इंटेलिजेंट बेटा होना चाहिए था, उससे थोड़ा और इंटेलिजेंट होना चाहिए था, लेकिन पापा से एकदम खतरनाक इंटेलिजेंट बेटा हो गया। रैंडम है, डायरेक्शनलेस है, कोई मतलब ही नहीं है। जबकि डार्विन की वेरिएशंस क्या कहती थी कि धीरे 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 चीज़ें इवॉल्व होती जाएंगी, वो ग्रेजुअल थी। तो डार्विन जबकि अपना जो डी वेराइज है बिलीव दैट म्यूटेशंस कॉज स्पेसिएशन, म्यूटेशन की वजह से भी स्पेसिएशन होती है एंड हैंस इज कॉल्ड एज द सॉल्टेशन। सॉल्टेशन का मतलब नमक लगी ना, मिर्ची लगी ना तुम्हें भी, कि एकदम से हमारे जनरेशन इतनी चेंज हो गई, एकदम से हमारा बच्चा इतना इंटेलिजेंट हो गया, तो तुम्हें भी लगी ना मिर्ची। तो अपने पास यहाँ पर क्या थे, ह्यूगो डी वेराई भाई साहब थे, उन्होंने बोला कि म्यूटेशंस होती हैं। अपने डार्विन ने क्या कहा, धीरे 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 धीरे, पापा से थोड़ा सा इंटेलिजेंट बेटा, उससे और इंटेलिजेंट बेटा, धीरे 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 चेंजेस होते रहते हैं। जबकि ह्यूगो डी वेराइज ने क्या बोला, एकदम खतरनाक तरीके से चेंजेस अपने पास यहाँ पर हो सकते हैं, तो उन्होंने इसके बारे में यहाँ पर बात करी। तो इवोल्यूशन की मैकेनिज्म हम लोग के पास ह्यूगो डी वेराइज ने किसके ऊपर काम करा, इवनिंग प्राइम रोज के ऊपर काम करा। उन्होंने बोला कि लार्ज डिफरेंसेस सडनली एक पॉपुलेशन में अराइज हो सकते हैं, म्यूटेशन जो कि इवोल्यूशन कॉज करती है, नॉट द माइनर वेरिएशन दैट डार्विन टॉक्ड अबाउट। ही बिलीव्ड दैट दिस इज म्यूटेशन, इट इज म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होती है, एकदम रैंडम और डायरेक्शनलेस अपने पास यहाँ पर होती है, जबकि जो डार्विन की इवोल्यूशन थी वो ग्रेजुअल अपने पास यहाँ पर थी। तो इसको हम क्या कहेंगे, स्पीसिएशन कहेंगे या फिर सॉल्टेशन। सॉल्टेशन मतलब एक पॉइंट के ऊपर बहुत ज़्यादा चेंजेस अपने पास यहाँ पर आ गए। इसके बाद अपने पास आता है हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। तो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है, एक गिवन पॉपुलेशन के अंदर वन कैन फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ अ अलील और अ जीन और अ लॉकस। हम लोग के पास एक कोई पर्टिकुलर अलील, किसी भी जीन्स का कोई अलील या फिर लॉकस जिसको हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, उसका प्रेजेंट होने का कितना फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है, कितने चांसेस हैं कि वो यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। सो दिस फ्रीक्वेंसी इज सपोज टू बी रिमेन फिक्स्ड, और थोड़ी बहुत हो सकता है और रिमेन द सेम थ्रू आउट जनरेशंस, ठीक है। तो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल जो है वो एक इक्वेशन है, दैट्स इट। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल इज नथिंग बट जस्ट एन इक्वेशन। एक इक्वेशन के बेसिस पे हम बताएंगे कि कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितने परसेंट अपने पास यहाँ पर कितनी फ्रीक्वेंसी उसकी होगी, एक में से कितनी फ्रीक्वेंसी ये पर्टिकुलर जीन अपने पास होगी, इसमें से कितनी फ्रीक्वेंसी दूसरी पर्टिकुलर जीन अपने पास यहाँ पर होगी। सो अलील फ्रीक्वेंसीज इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड इज कॉन्स्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। दीज आर कॉन्स्टेंट, जनरेशन टू जनरेशन ये कॉन्स्टेंट होती है। अच्छा, कुछ टर्म्स यहाँ पर आती हैं, जीन पूल। जीन पूल का मतलब जीन का पूल, तो टोटल जीन्स जितनी भी एक पॉपुलेशन के अंदर हैं और उनकी अलील्स जितनी भी एक पॉपुलेशन, जीन का पूल बना रखा है। आप मोहल्ले में जितनी भी जीन्स थी सारे एक पूल में डाल दी तो सबका, ठीक है, ये भी कांस्टेंट रहता है। दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इक्विलिब्रियम, मतलब जेनेटिक इक्विलिब्रियम अपने पास यहाँ पर रहता है। एंड इनका सम टोटल क्या है, 1 मतलब 100%। परसेंटेज में सोचोगे तो इसको 100% मान लो,
सम टोटल तो यही अपने पास यहाँ पर होगा। तो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल अपने पास यहाँ पर हो गया। उन्होंने क्या बोला, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस जो हम लोग के पास है ऑफ अ अलील, एक अलील की फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस के बारे में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें ऑफ और लाइक लॉकस, हम लोग किसके बारे में बात कर लें, ये फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, फिक्स्ड रहती है जनरेशन टू जनरेशन। अगर हम लोग जीन पूल के बारे में भी बात करें तो वो प्रिंसिपल क्या कहता है कि अलील फ्रीक्वेंसीज इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड इज कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। चलो सो ये अपने पास यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ था। मान लो यहाँ पर क्या हो गए, यहाँ पर कुछ चेंजेस अपने पास यहाँ पर आए। इसके अंदर ये पीक क्या हो गई, ये पीक हो गई नैरो। ओके, दूसरा केस क्या हो गया, पीक जो है वो एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो गई। तीसरा केस क्या हुआ, इसकी 2 पीक्स अपने पास बन गई। नेचुरल सिलेक्शन अब यहाँ पर होगा डिफरेंट रेट्स के अंदर, उनके बारे में बात करेंगे। एक बात बताओ, पहले कुछ ऐसा ग्राफ था फैला हुआ, इसी ग्राफ को मैं पतला कर दूं, मतलब ये चीज़ ज़्यादा अब बन गई है अपने पास, तो मैंने क्या, ये पर्टिकुलर जो चीज़ मैंने यहाँ पर ज़्यादा बना दी, क्या मैंने इसको स्टेबलाइज कर लिया, इसको मैंने स्टेबलाइज कर लिया, तो यहाँ पर अपने पास क्या आ गई, स्टेबलाइजेशन आ गई। ठीक है, ओके। दूसरा अपने पास यहाँ पर क्या है, एक डायरेक्शन के अंदर हम लोगों के पास चेंजेस आ गए। ये डायरेक्शन के अंदर अपने पास चेंजेस आ गए, तो कौन सा चेंज हो गया, ये डायरेक्शनल चेंज अपने पास यहाँ पर हो गया। और तीसरा अपने पास क्या है, इसके अंदर प्रॉब्लम्स अपने पास आ गई डिसरप्टिव, ये अपने पास है डिसरप्टिव। तो नंबर 1 इज इसको और पैना बना दिया, तो और ज़्यादा मैंने स्टेबलाइज कर लिया, स्टेबलाइजिंग। दूसरा अपने पास इसको एक डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिया, तो डायरेक्शनल शिफ्ट अपने पास आ गया। और तीसरा 2 पीक बन गई, तो डिसरप्टिव यहाँ पर हो गया, इसका स्ट्रक्चर जो है वो डिसरप्ट अपने पास यहाँ पर हो गया। तो 3 तरीके मैंने आपको बता दिए जो जो यहाँ पर चेंजेस जो हैं वो आ सकते हैं। अच्छा, हम लोग हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहे थे। तो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल कुछ नहीं, p² इज इक्वल्स टू 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1। वैसे भी पढ़ते होगे तुम लोग, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 पढ़ा है ना, बस इसको खोल दो, p² 2pq क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यही चीज़ अपने पास यहाँ पे है। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल बनने के फुल चांसेस हैं, पूरे चांसेस आपके पास यहाँ पर हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी नेम्ड एज p एंड q, इनका नाम रखा जा सकता है। एक डिप्लॉयड के अंदर p और q क्या रिप्रेजेंट करेंगी, p मान लो अलील a है, और q मान लो क्या है, q मान लो अलील स्मॉल a है, वो कैपिटल A है, वो स्मॉल a है। ठीक है, तो जो अपने पास a की फ्रीक्वेंसी है, a की फ्रीक्वेंसी उसको क्या लिखोगे, p²। ठीक है, स्मॉल a की फ्रीक्वेंसी q²। a और a की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 2pq। तो ये अपने पास यहाँ पर क्या आ गई, ये तीनों की तीनों दैट इज इक्वल्स टू टोटल 1। इन तीनों की फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी है ये, इसकी फ्रीक्वेंसी है ये, और इनकी फ्रीक्वेंसी है ये, तो इनको हम लोग लिखेंगे दैट इज इक्वल्स टू 1। राइट, सो अगर फ्रीक्वेंसी डिफर करे वैल्यूज से, ठीक है, तो अगर वैल्यूज के अंदर डिफरेंसेस आ गए, इसका मतलब चेंजेस आ गए। कौन से चेंजेस, एवोल्यूशनरी चेंजेस। तो डिस्टरबेंस अपने पास यहाँ पर हो गया किसका, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम का। तो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम अगर उसके अंदर कुछ डिस्टरबेंस आ जाए, इसका मतलब जो अलील्स की फ्रीक्वेंसी है उसके अंदर चेंजेस यहाँ पर आ जाए, तो इसका मतलब हम लोगों के पास यहाँ पर क्या हुई है, इवोल्यूशन अपने पास हुई है। तो ए की फ्रीक्वेंसी क्या है, p², स्मॉल a की फ्रीक्वेंसी क्या है, q², फिर a 2pq। राइट, दैट इज इक्वल्स टू 1। अगर इसमें कुछ डिस्टर्बेंसेस आए, इसका मतलब क्या हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है। तो जीन पूल मतलब टोटल जीन पूल जो होता है, टोटल वो हो गया हम लोग के पास। अलीलिक फ्रीक्वेंसीज का सम कितना होता है, 1, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। फ्रीक्वेंसीज को कैसे मेजर करते हैं, अगर फ्रीक्वेंसीज के अंदर चेंजेस आए, कैसे मेजर नहीं, फ्रीक्वेंसीज के अंदर चेंजेस आए, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुए हैं, इवोल्यूशनरी चेंजेस हम लोगों के पास यहाँ पर हुए हैं। तो 5 फैक्टर्स अपने पास हैं जो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट कर सकते हैं। कौन कौन सा, जीन का माइग्रेशन या फिर जीन का फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन।
देखो ये सब चीज़ें इवोल्यूशन ला सकती हैं, सीधे सीधे शब्दों में हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल को डिस्टर्ब करना मतलब इवोल्यूशन को लाना। तो ये सारी चीज़ें क्या कर सकती हैं, इवोल्यूशन को ला सकती हैं। सो 5 फैक्टर्स आर नॉन टू अफेक्ट द हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं। दीज आर जीन का माइग्रेट करना या जेनेटिक फ्लो अपने पास हो गया, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन हम लोगों के पास ये यहाँ पर हो गया। तो व्हेन माइग्रेशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन अनदर प्लेस, जीन फ्रीक्वेंसीज चेंज इन ओरिजिनल एज वेल एज न्यू पॉपुलेशन। जीन का क्या हो गया, 1 बाय 1 करके बस इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करना है तुम लोगों को यहाँ पर। मान लो क्या हो गया, माइग्रेट कर गई वो, वहाँ से माइग्रेशन हुआ तो यहाँ से तो चेंज हो गया। मैं यहाँ से माइग्रेट कर गई तो यहाँ की पॉपुलेशन तो चेंज हो गई, साथ में जहाँ माइग्रेट करके जाकर बैठूंगी वहाँ की भी चेंज होगी। तो मैं सिर्फ यहाँ की पुरानी पॉपुलेशन को नहीं बल्कि नई पॉपुलेशन को भी अफेक्ट करूँगी। नई जीन्स नई पॉपुलेशन में जाकर ऐड हो रही हैं, मैं नई उसमें जाकर ऐड हो रही हूँ, पुरानी पॉपुलेशन से मैं कम हो रही हूँ, ठीक है। तो वो उस चीज़ को भी फ्लो अफेक्ट करेगी। जीन फ्लो का मतलब क्या हो गया, इफ़ दिस जीन माइग्रेशन बहुत बार होता जाए, एक तो क्या होता जा रहा है, सिर्फ मैं चली गई, चलो मैंने जितना डिस्टर्ब किया तो किया, अब फ्लो हो रहा है, मैं जा रही हूँ, मेरे पास दूसरे आ रहे हैं, तीसरे आ रहे हैं, चौथे आ रहे हैं, तो अपने पास क्या हो रहा है, मल्टीपल फ्लो यहाँ पर हो रहा है, राइट। तो इफ द सेम चेंज अकर्स बाय चांस इट इज कॉल्ड एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। एकदम से ड्रिफ्ट आ गया, बाय चांस ये चेंजेस यहाँ पर हो गए। सम टाइम द चेंज इन एलीलिक फ्रीक्वेंसी इज सो डिफरेंट इन द न्यू सैंपल ऑफ पॉपुलेशन। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग यहाँ से इतने लोग वहाँ पर चले जाएं कि वहाँ पर जो लोग अंग्रेजी में बोलते थे, कनाडा मान लो हम लोग यहाँ से चले जाएं, हम उन्हें हरियाणवी बोलना सिखा दें, हम लोग उन्हें हिंदी बोलना सिखा दें, तो एक नई स्पीसीज ही अपन ने, नई डिफरेंट स्पीसीज ही हम लोगों ने बना दी, वहाँ के हम फाउंडर बन गए, हम फाउंडर्स वहाँ पर बन गए। एंड दिस इज टर्म्ड एज व्हाट, दिस इज टर्म्ड एज फाउंडर इफेक्ट। मतलब कौन कौन से फैक्टर्स अपने इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं, ये 5 फैक्टर्स, जीन का माइग्रेशन, जीन के माइग्रेशन या फिर जीन का फ्लो। तो जीन का माइग्रेशन का मतलब क्या होगा, 1 बाय 1 करके सबको डिस्कस करते हैं। जीन का माइग्रेशन का मतलब जीन जो है वो क्या कर गया, माइग्रेट हम लोग के पास यहाँ पर कर गया, मेरा जो जीन है यहाँ से उठकर जो है वो वहाँ पर चला गया। तो उसकी वजह से सिर्फ इस पॉपुलेशन पर फर्क नहीं पड़ा बल्कि उस पॉपुलेशन के ऊपर भी पड़ा। दूसरा होता है कि मेरे बाद और भी रैंडमली काफ़ी ज़्यादा जाते जा रहे हैं, लोग जाते जा रहे हैं, जीन का फ्लो ही होना स्टार्ट हो गया। अगर ये बाय चांस अपने पास हो गया तो जेनेटिक ड्रिफ्ट आ गया और हमने वहां जाकर एक नई ही स्पीसीज बना दी, हिंदी बोलने वाले लोग हमने वहां पर बना दिए, तो फाउंडर्स हम वहां के बन गए, फाउंडर इफेक्ट अपना वहां पर हो गया, राइट। और उसके बाद अपने पास म्यूटेशन, तो आप लोग को पता ही है म्यूटेशन क्या होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता है, और नेचुरल सिलेक्शन अपने डार्विन भाई साहब यहाँ पर एक्सप्लेन कर चुके हैं। सो प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेशियस म्यूटेशंस व्हेन अकर will result in the observation of new phenotypes, नई phenotypes अपने पास यहाँ पर बनेंगी। over few generations this would result in the speciation, नई species बन जाएंगी। natural selection क्या होता है वो भी तुम लोग को पता है, जब better जो survive कर सकती हैं, ज़्यादा reproduce कर सकती हैं, वो वहाँ पर रहना start कर दें, तो वो अपने पास क्या होगा, natural selection होगा। तो critical analysis किया गया है variation due to mutation और variation due to recombination during gametogenesis, ये मैंने बता दिया mutation के टाइम पर, और वेरिएशन ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन कब होता है अपने पास, रिकम्बाइन करना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेटोजेनेसिस के टाइम पर, ये अपने पास यहाँ पर हो गया। और ड्यू टू जीन फ्लो जेनेटिक ड्रिफ्ट रिजल्ट्स इन द चेंज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन्स, इनकी वजह से चेंजेस होते हैं। तो 1 बाय 1 करके इन 5 चीज़ों को एक्सप्लेन मैंने तुम लोग को कर दिया, ठीक है। सो ये सारे के सारे रिप्रोडक्टिव सक्सेस को, नेचुरल सिलेक्शन को बढ़ावा देते हैं ताकि एक नई पॉपुलेशन अपने पास बन जाए। तो नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू स्टेबलाइजेशन, ऑलरेडी मैं याद करवा चुकी हूँ तुम लोग को। स्टेबलाइजेशन का मतलब बीच की वैल्यू बढ़ जाएगी, या फिर क्या हो सकता है एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाए अपने पास यहाँ पर, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, डायरेक्शनल चेंज। या फिर तीसरा अपने पास हो सकता है डिसरप्शन, मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर द पेरिफेरल वैल्यू। ये तीनों ग्राफ्स के बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, और स्टेबलाइज हो गया, ये क्या हो गया, एक डायरेक्शनल शिफ्ट हो गया, और ये क्या हो गया, डिसरप्शन, दोनों कॉर्नर्स के ऊपर चले गए। ये तीनों चीज़ें अपने पास यहाँ पर इनकी वजह से हो सकती हैं। ये तीनों का तीनों मैंने तुम लोग को करवा दिया, राइट। तो अपने पास यहाँ पर
माइग्रेशन के बारे में बात कर ली, एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन की अनदर प्लेस पर, पॉपुलेशन जीन फ्रीक्वेंसी चेंजेस इन द ओरिजिनल एज वेल एज इन द न्यू पॉपुलेशन, नई पॉपुलेशन के अंदर भी क्या आ जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं। जीन फ्लो करने का मतलब जीन अपना फ्लो किया है, जीन माइग्रेशन हैपन अगर मल्टीपल टाइम्स अपने पास हो जाए तो मेरे बाद फ्लो ही बन गया सबके जाने का। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, मान लो बाय चांस अपने पास यहाँ पर हो गया और हम वहाँ पर जाकर उस पॉपुलेशन के फाउंडर्स बन गए तो उसको हम क्या कहेंगे, फाउंडर इफेक्ट यहाँ पर कहेंगे। चलो जी, बहुत बढ़िया। सो अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। 2000 साल पहले, मिलियन ईयर्स अगो, 2000 मिलियन ईयर्स अगो सबसे पहली सेलुलर फॉर्म्स आई थी, इसके बारे में हमने बात कर ली थी, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ हाउ नॉन सेलुलर एग्रीगेट्स ऑफ जायंट मैक्रोमोलिक्यूल्स could evolve into cells with membranous envelope is not known। कैसे अपने ये नॉन जो लिविंग चीज़ें हैं ये नॉन सेलुलर जो हैं ये सेलुलर में कन्वर्ट हुए, इसके बारे में हमको नहीं पता। कुछ जो सेल्स थे वो ऑक्सीजन भी रिलीज कर सकते थे, उनके अंदर ये एबिलिटी भी हम लोग के पास थी। कुड हैव बीन सिमिलर टू द लाइट रिएक्शन द फोटोसिंथेसिस वेयर वाटर इज स्प्लिट टू द विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी के हेल्प से फोटोसिंथेसिस में वाटर स्प्लिट होता है ना सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, पता है तुम लोगों को, सब प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हो। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 1, लाइट हार्वेस्टिंग LHC1 LHC2, पूरा इस तरीके से एनर्जी वहाँ पर बनती है। शायद ऐसा कुछ हुआ होगा, इस जैसा कुछ होगा, हमें पता ही नहीं कि नॉन सेलुलर फॉर्म कैसे सेलुलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हुई। पहले नॉन सेलुलर चीज़ें अपने पास थी, वो किस तरीके से सेलुलर चीज़ों के अंदर कन्वर्ट हुई हैं हम लोग को उस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, right? So some single celled organisms became multicellular, single cellular multicellular अपने पास यहाँ पर बन गए। by the time of 500 million years ago अपने पास invertebrates जो है वो फॉर्म हो गए और एक्टिव होना स्टार्ट हो गए। 500 मिलियन साल पहले अब आनी स्टार्ट हुई मेन चीज़ें। सबसे पहले आए इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स में जॉलेस फिशेज प्रोड्यूस प्रोबेबली इवॉल्व अराउंड 350 मिलियन ईयर्स अगो। क्या बनी, जॉलेस फिशेज बनी। सीवीड्स एंड फ्यू प्लांट्स एग्जिस्टेड। उसके बाद 320 मिलियन ईयर्स अगो वीड्स, सीवीड्स और कुछ प्लांट्स आने स्टार्ट हुए। फर्स्ट लैंड के ऊपर हम लोगों के फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स दैट इन्वेटेड लैंड वर प्लांट्स। तो सबसे पहले लैंड के ऊपर जो आए तो वो क्या आए, वो प्लांट्स हम लोगों के पास आए। एनिमल्स जो हैं, जब तक एनिमल्स आए तब तक उन्होंने पूरे वो फैल चुके थे, राइट। फिश उसके बाद स्टाउट एंड स्ट्रांग फिन्स वाली कुड मूव ऑन द लैंड एंड गो बैक टू द वाटर। अब फिश ऐसी बननी स्टार्ट हुई जो अपनी लैंड तक एक बार आ सकती है, वहाँ पे हाल चाल जान के फिर वापस लैंड में चली जाती है। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद धीरे धीरे एम्फीबियंस आने स्टार्ट होंगे, फिर एम्फीबियन से डेवलपमेंट होंगे और रेप्टाइल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। सो अबाउट 350 मिलियन ईयर्स अगो 1938 में साउथ अफ्रीका के अंदर कोलोकेन हम लोगों ने पकड़ा उसको, जो कि सोचा हमने माना था कि वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, राइट। सो दीज एनिमल्स कॉल्ड लॉब फिन्स इवॉल्व्ड इनटू ये फर्स्ट एम्फीबियंस। तो मैंने अब क्या बोला तुम लोगों को, अब ये फिशेस पहले ये सब पानी में रहती थी, अब ये पानी के बाद थोड़ा थोड़ा लैंड को देखने आती थी, फिर एम्फीबियंस हो गए, आधा पानी में रहेंगे आधा लैंड में अपने पास यहाँ पर रहेंगे, फिर लैंड के इसके बाद क्या आ जाएंगे, रेप्टाइल्स आ जाएंगे, फिर बर्ड्स और मैमल्स अपने यहाँ पर बन जाएंगे। तो अब क्या आ गए अपने पास, जो लैंड और वाटर दोनों के ऊपर रहते थे, अपने एम्फीबियंस आ गए। देयर आर नो स्पेसिमेंस ऑफ दीज लेफ्ट विद अस, हाउएवर दीज आर एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न डे फ्रॉग्स एंड सैलामेंडर्स, जो आजकल अपने फ्रॉग्स और सैलामेंडर्स हैं उनके, ठीक है। तो एम्फीबियन से मैंने क्या बोला, अब कंप्लीटली अर्थ के ऊपर रेंग के चलना स्टार्ट कर देंगे, रेप्टाइल्स अपने पास बनेंगे। अब रेंग के चल रहे हैं तो धूप वूप अपनी होगी, तो इनके एग्स कैसे होने चाहिए, शेल्ड होने चाहिए, ताकि सन के अंदर ये ड्राई ना हो, क्योंकि एम्फीबियंस तो पानी में जाके अपने कर देंगे, वो अपने एग्स को कहाँ पे रख देंगे, वो तो पानी में रख देंगे एम्फीबियंस, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। रेप्टाइल्स कहाँ रखेंगे, ये तो लैंड पे रहते हैं ना, तो इनके जो एग्स थे वो कैसे थे, अपने
अच्छे खासे वो थे, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न डे डिसेंडेंट्स, टॉर्टॉइस, टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, ये बनने स्टार्ट हुए। फिर 200 मिलियन ईयर्स अगो रेप्टाइल्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स शेप एंड साइजेस डोमिनेटेड ऑन द अर्थ। अब अपने क्या आ गए, रेप्टाइल्स हम लोगों के पास यहाँ पर आ गए। इसके बाद क्या आ गए अपने पास, यहाँ पर रेप्टाइल्स हमारे पास आए। अब पौधों के बारे में भी बात कर लेते हैं। पौधों वाली कैटेगरी के अंदर क्या हुआ, वहाँ पर जो टेरिडोफाइट जायंट फर्न्स थे वो क्या हुए, प्रेजेंट दे ऑल फॉल इनटू कोल डिपॉजिट स्लोली, धीरे धीरे कोल डिपॉजिट वो बनना स्टार्ट हुए। रेप्टाइल्स वेंट बैक इनटू द वाटर टू इवॉल्व इनटू फिशेस लाइक रेप्टाइल्स प्रोबेबली 200 मिलियन ईयर्स अगो, इक्थियोसॉरस, ठीक है। बिगेस्ट ऑफ देम, अब अपने लैंड रेप्टाइल्स कौन थे, डायनासोर्स थे। डायनासोर्स थे उस टाइम पे, उनमें सबसे बड़ा कौन था, टायरानोसोरस रैक्स, 20 फीट इन हाइट और डेंजरस था, डेंजर लाइक टीथ उसके पास थे। 65 मिलियन ईयर्स अगो डायनासोर्स भी ख़त्म। क्लाइमेटिक चेंजेस ने शायद उन लोगों को मार दिया, उन्हें मार दिया, ठीक है। तो जैसे जिस हिसाब से हम लोग ऐसे अपने एटमॉस्फेयर को ख़राब कर रहे हैं, सब चीज़ों को बर्बाद कर रहे हैं, क्या पता ऐसा कुछ हो कि एकदम से इंसान ही सारे गायब हो जाए और कुछ सालों बाद सब बात कर रहे हो, इंसान रहते थे फिर सडनली दे डिसअपीयर्ड, गायब वो हो गए, शायद क्लाइमेटिक चेंजेस ने उनको मार दिया, ठीक है। कुछ उनमें से इवॉल्व हो गए बर्ड्स के अंदर। ट्रुथ में लिव इन बिटवीन स्मॉल साइज रेप्टाइल्स ऑफ दैट एरा स्टिल एग्जिस्ट टुडे, आज भी एग्जिस्ट करते हैं। अब अपने मैमल्स बनने स्टार्ट हुए, लाइक श्रूज अपने पास यहाँ पर बने। फॉसिल्स आर स्मॉल साइज, छोटे छोटे साइज के फॉसिल्स भी हमें मिलते हैं। मैमल्स क्या होते हैं, विविपैरस, तुमको पता है विविपैरस होते हैं। एंड प्रोटेक्टेड देयर अनबॉर्न यंग इनसाइड द मदर्स बॉडी, अपनी मदर की बॉडी में ही तुम लोग प्रोटेक्टेड रहते हो ना, बाहर तो नहीं रखते ना, तुमको अंडे थोड़ी ना देती है तुम्हारी मम्मा, अंदर ही रखती है अपने, राइट। सो मैमल्स वर मोर इंटेलिजेंट इन सेंसिंग एंड अवॉइडिंग डेंजर, एटलीस्ट हम लोग सेंस कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को और डेंजर को अवॉइड कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आप लोग को याद है। साउथ अमेरिकन मैमल्स रिजेंबलिंग हॉर्स, हिपोकैम्पस, बियर, रैबिट एट्सेट्रा। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट अपने पास यहाँ पर आया, तो साउथ अमेरिका ने किसको ज्वाइन कर लिया, ये एक थ्योरी दी गई है कि साउथ अमेरिका ने नॉर्थ अमेरिका को ज्वाइन कर लिया, तो ये these animals were overridden by नॉर्थ अमेरिकन हम लोग के पास होना से थे। तो ड्यू टू सेम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पाउच्ड मैमल जो है ऑस्ट्रेलिया के सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंपटीशन फ्रॉम अनदर मैमल, दूसरे मैमल से उनको उतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं था, इसीलिए वो वहाँ पर सर्वाइव वहाँ पर कर गए। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट आने की वजह से इन्होंने दीज वर ओवररिडन बाय नॉर्थ अमेरिकन फोना, नॉर्थ अमेरिकन फोना वहाँ पर क्या हो गई, ज़्यादा रहना स्टार्ट हो गई। साउथ और नॉर्थ जब जुड़े तो नॉर्थ ने डोमिनेट यहाँ पर कर लिया, ठीक है। और दूसरा ऑस्ट्रेलिया नहीं जुड़ पाया, तो इसीलिए उसकी जो पाउच्ड मैमल्स हैं, कैंगरूज वगैरह हैं, वो जिंदा रह गए वहाँ पर, उनको कुछ ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं वहाँ पर, ठीक है। तो अपने पास ये यहाँ पर आप लोगों को ईजिली याद करना है। फाइनली आप लोगों का क्या बचेगा, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन का ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन। तो हम लोगों के पास 15 मिलियन ईयर्स अगो अपने पास प्राइमेट्स प्रेजेंट थे, ड्रायोपथीकस एंड रामापथीकस हम लोगों के पास प्रेजेंट थे, जो कि एग्जिस्ट उस टाइम पर करते थे 15 मिलियन ईयर्स अगो। अब उस टाइम पर तो क्या होंगे, हेरी होंगे, गोरिल्लाज की तरह वॉक करते थे, चिंपैंजीज की तरह, ठीक है। उसके बाद रामा अपने रामापथीकस आए, वो क्या थे, मैन जैसे थे, ठीक है। ड्रायोपथीकस वर मोर एप लाइक, तो ड्रायोपथीकस रामापथीकस, वैसे ही पता चल रहा है ना, राम एक लड़का हो सकता है, तो ये कैसा होगा, थोड़ा मैन लाइक। ड्रायोपथीकस मतलब थोड़ा सा वो किस जैसा होगा, एप लाइक होगा, ठीक है। फ्यू फॉसिल्स और मैन लाइक बोन्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन इथोपिया और टेंजेनिया के अंदर काफ़ी मैन लाइक बोन्स और कुछ फॉसिल्स हम लोग को मिले हैं, राइट। दीज रिवील्ड होमिनिफाइड फीचर्स की ह्यूमन जैसे फीचर्स हैं, इसका मतलब ह्यूमन के यहाँ पर होंगे। फिर 3-4 मिलियन ईयर्स अगो मैन लाइक प्राइमेट्स, मैन जैसे प्राइमेट्स कहाँ पर वॉक करते थे, कहाँ पर देखे गए हैं, ईस्टर्न अफ्रीका के अंदर। वो 4 फीट से ज़्यादा लंबे नहीं थे, लेकिन सीधे खड़े होते थे, छोटे ही थे, 4 फीट थे, ठीक है। 3 to 4 मिलियन ईयर्स अगो। फिर 2 मिलियन ईयर्स अगो ऑस्ट्रेलियोपथीकस आया, जो कि कहाँ पर रहते थे, ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स में। अब ये क्या करते थे, अपने पास फ्रूट को खाने के लिए हंटिंग करते थे,
फ्रूट को खाने के लिए क्या करते थे हम लोग के पास यहाँ पर ये हंटिंग करते थे. सम ऑफ द बोन्स अमंग द बोन्स डिस्कवर्ड वर डिफरेंट, कुछ डिफरेंट थी. दिस क्रिएचर वॉज कॉल्ड द फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग द होमिनिड एंड वॉज कॉल्ड होमो हैबिलिस. तो अब अपने पास होमो इंसान से मिलता जुलता कुछ आया तो होमो हैबिलिस हम लोगों ने इसको यहाँ पर बोला. ब्रेन कैपेसिटीज, अब इंसान जैसा है तो ब्रेन तो होगा, तो ब्रेन कैपेसिटीज इनकी कितनी थी 650 to 800 cc. दे प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट, मीट नहीं खाते थे. फिर जावा के अंदर 1891 के अंदर जो फॉसिल्स मिले हैं हम लोगों को, उन्होंने नेक्स्ट स्टेज बताई और वो नेक्स्ट स्टेज क्या थी होमो इरेक्टस, जो कि कब मिली वो 2 मिलियन ईयर्स अगो मिली थी, ये 1.5 मिलियन ईयर्स अगो. ठीक है, इनका काफ़ी बड़ा ब्रेन था, अराउंड 900 सीसी, 900 सीसी के आसपास का इनका ब्रेन था और ये शायद मीट खाते थे. फिर अपने पास आया निएंडरथल मैन, इसका और बड़ा अपने पास वहाँ पर ब्रेन साइज था 1400 सीसी, जो कि ईस्ट और सेंट्रल एशिया के अंदर 40,000 से 1 लाख साल पहले रहता था. अब मिलियन सब गया, 40,000 पे आ चुके हैं हम लोग, 40,000 से 1 लाख साल पहले. राइट अब ये 40,000 1 लाख तो बहुत कम लगता है, बिलियन सुन के तो ये तो बहुत कम सा लगता है ना. तो अब ये इंसानों जैसा है यार, तो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करता था, अपने जो मर जाते थे उनको बरी करता था. फिर अपने आए होमो सेपियंस अफ्रीका के अंदर और सारे कॉन्टिनेंट्स में फैल गए और अब हम क्या चल रहे हैं यहाँ पर उसमें फैले हुए हैं. ड्यूरिंग द आइस एज बिटवीन 10,000 से 75,000 साल पहले मॉडर्न होमोसेपियंस यहाँ पे हम लोगों के बन गए, जो कि क्या करते थे पेंटिंग वेंटिंग का शौक रखते थे 18,000 साल पहले. ठीक है, और अपने पास यहाँ पे प्री हिस्टोरिक ह्यूमन की पेंटिंग वेंटिंग देखी गई है अपने पास. यहाँ पे मध्य प्रदेश की रेजन डिस्ट्रिक्ट में हम लोग के पास एक रॉक शेल्टर है भीमबेटका रॉक शेल्टर के अंदर ये पेंटिंग देखी गई है. 10,000 साल पहले इनको एग्रीकल्चर का शौक यहाँ पर स्टार्ट हुआ, ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्ट हुई यहाँ पर. रेस्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री ऑफ ग्रोथ एंड डेक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशंस, बाकी तो हम लोगों ने सारे यहाँ पर सिविलाइजेशन एंड ऑल हर चीज़ यहाँ पर देखी हुई है. राइट ये चैप्टर बहुत खतरनाक है, इसको जितना ज़्यादा सेल्फ स्टडी करोगे उतना ज़्यादा तुम लोग को याद होगा कि एवरीथिंग इज ऑल अबाउट क्रैमिंग हियर. राइट सो कीप क्रैमिंग एंड कीप क्रैमिंग. बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर.